दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती रहे। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आज हम लोग जो है इस पर चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें मगध की जो अवस्थिति है, थोड़ा सा उसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भारत का मानचित्र है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये मगध और इसके जस्ट बगल में ये अंग, इसके उत्तर में जो है ये बज्जी, ये काशी, ये कौशल, ये वत्स, ये अवंती और ये जो है अस्मक। यहाँ पर आपको गंधार दिख रहा है, यहाँ पर ये कंबोज दिख रहा है जो कि जो है पाकिस्तान वाले एरिया में जो है पड़ता है। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो मगध है, ये छोटा सा जो एरिया, ये कैसे जो फैलते हुए जो बड़े एरिया में फैलता है और एक जो है राज्य साम्राज्य का रूप धारण करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो कौन कौन से प्रमुख वंश हैं जिसने मगध के ऊपर शासन किया। सबसे पहले जो है बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग या नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन वंश। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में और इसका जो है सीरीज मिलाने के लिए कहता है कि कौन वंश पहले ये दे दिया जाएगा और आपको जो है उससे मिलाने के लिए कहा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखें बृहद्रथ वंश। ये पुराण और जो है महाभारत, पुराण और महाभारत में ये चर्चा है कि मगध का जो प्रथम शासक है वो कौन था, वो बृहद्रथ था और इसके पिता का नाम वसु और इसका जो पुत्र था वो जरासंध था। आप लोग इसको जानते हैं और सबसे प्रतापी राजा यही जो है जरासंधी था और इसके अंतिम शासक रिपुंजा, और इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है यहाँ पर। उसके बाद देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट वंश हर्यक वंश। इसको जो है पितृहंता वंश भी कहा गया है क्योंकि शासक बनने के लिए जो है पुत्र अपने पिता की हत्या करते रहे, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है। इसके शासक देखने कौन कौन से, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक या दर्शक, ये इसके शासक हैं। चलिए बिंबिसार के बारे में पहले देख लें। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का ये संस्थापक था और मत्स्य पुराण में इन्हें क्षत्रोजस कहा गया है। 80,000 गांवों के स्वामी कहा गया कि इनको जो है बिंबिसार को। इनकी जो राजधानी थी, राजधानी देखना, राजधानी इनकी जो है राजगृह या ग्रीवरज, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। हम लोग इसको देखेंगे और वर्तमान इसकी जो पहचान है वो कुशाग्रपुर से जो है की जाती है। नीति देखें कि किस नीति के तहत जो है मगध को राज्य से साम्राज्य में ये बदलते हैं। तो सबसे पहली नीति जो है इनकी 4 थी, 4 या 3 भी कह सकते हैं आप। विवाह नीति, विवाह नीति की वजह से क्या हुआ, इन्होंने 3 विवाह किया है मुख्य रूप से। प्रथम जो है महाकोसला देवी से, ये कौशल राज की जन पुत्री और प्रसेनजीत की जो है बहन थी, कौन, महाकोसला देवी। और जब शादी हुई तो दहेज में इनको जो है काशी प्राप्त हुआ। अगर आपको दिखाई पड़ रहा है ये मगध से शादी हो गई और उसको बदले में जो है ये काशी प्राप्त हुआ क्योंकि काशी उस समय जो है कौशल के ही अंतर्गत आता था। तो चलिए मिल गया। और यहाँ से जो सालाना जो आय थी वो 1 लाख रुपया जो है यहाँ से सालाना आय थी, 1 लाख। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो है मुद्रा का प्रचलन जो है था। दूसरी जो शादी है लिच्छवी की राजकुमारी ये चेलना, ये बज्जी नरेश चेटक की जो है पुत्री थी, चेटक या चेतक, और यही जो है चेलना ही अजातशत्रु की जो है माँ थी। चलिए तीसरी शादी जो है मद्र नरेश की पुत्री जो है 6 माह से की गई थी। 3 शादी इनके द्वारा की गई मुख्य रूप से, और ऐसे तो कहा जाता है कि इन बिंबिसार की जो है कुल 500 रानियां थी। ये थी विवाह नीति। दूसरी थी मित्र नीति। अवंती नरेश चंड प्रद्योत से दुश्मनी को भुलाकर, बाद पहले दुश्मनी हुई थी, दुश्मनी को भुलाकर इनसे जो है दोस्ती की जाती है और जब वो पीलिया या पांडु रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो अपने राज वैद्य जीवक को जो है उसकी सेवा में भेजते हैं, कौन, बिंबिसार। और गंधार के नरेश जो है पुष्कर, उनसे भी दोस्ती की जाती है कि इनके द्वारा ये
बिंबिसार के द्वारा। देखिए बिंबिसार को आप लोग कभी भी गलती से बिंदुसार से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि बिंदुसार जो है वो जो है मौर्य वंश से है और बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश से। कूटनीति देखें इनका जो है कूटनीति, ये गंधार नरेश जो है, गंधार नरेश कौन, गंधार नरेश और अवंती के जो चंड पद्योत हैं दोनों में जो है दुश्मनी थी। इसके बावजूद भी जो है क्या हुआ, गंधार को दोस्त बनाने में सफल रहा और उसके दरबार में एक दूत भी भेजा, किसने, बिंबिसार ने। और इस बावजूद जो है अवंती से भी उनकी जो है मित्रता चलती रही। तो जो है ऐसे तो माना जाता है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो उस स्थिति में जो है एक दुश्मन और एक दोनों दोस्त फिर भी जो है ये दोस्ती कायम करने में जो है सफल रहते हैं। ये इनकी जो है नीति थी। उसके बाद हम लोग देखें सबसे महत्वपूर्ण ये युद्ध नीति। युद्ध नीति के बाद क्या हुआ कि जो ब्रह्मदत्त है ये कहाँ का शासक था, ये अंग का शासक, इसको पराजित किया जाता है और इनको पराजित करने के बाद मगध साम्राज्य में अंग को मिला लिया जाता है और वहाँ का जो शासक है अजातशत्रु को बनाया जाता है, कहाँ का, अंग का। बिंबिसार के समय जो है अंग और काशी जो है हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। ये जो काशी है इसको दहेज के द्वारा और अंग को जो है युद्ध नीति के द्वारा। देखिए क्या है, ये शादी करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर शादी और दोस्ती का मुख्य उद्देश्य ये चीज़ था कि अगर इनको जो है, अगर हमको दूसरे से लड़ना है तो अगर ये पड़ोसी को दोस्त बना के नहीं रखेंगे तो ये हो सकता है कि विरोध कर दे और उस स्थिति में जो है जो साम्राज्य विस्तार का जो चीज़ आगे नहीं बढ़ सके। इसीलिए इन्होंने विवाह के द्वारा और मित्र नीति के द्वारा जो है अवंती को और विवाह के द्वारा जो है बज्जी और कौशल को जो है दोस्त बनाने का प्रयास किया। इनको जैन साहित्य में इनको जो है श्रेणी कहा गया, किनको, बिंबिसार को। और पुराणों के अनुसार इनका जो शासन है वो 28 वर्ष तक और बौद्ध स्रोत के अनुसार इनका शासन जो है 52 वर्ष तक चलता है, ये ऐसा जो है माना गया है। चलिए आगे देखें कि जो आगे का जो शासक हुआ, आगे का शासक हुआ कौन, आगे का शासक हुआ अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर जो है गद्दी पर बैठा था। इनका जो उपनाम वो कुनिक भी देखने को मिलता है। नदी दुर्ग की जो संकल्पना है पाटलिपुत्र के लिए, इन्हीं की संकल्पना थी राजधानी बनाने के लिए। क्या होता है इसमें, सबसे पहले इन्हीं के दिमाग में यह संकल्पना आई कि इसको जो है राजधानी बनाया जाए, किसको, पाटलिपुत्र को। हालांकि उस समय जो राजधानी क्या थी, वो राजगिर या गिरिवज। ये जल मार्ग के महत्व को समझता था कौन, अजातशत्रु। अब पुराणों के अनुसार इनके द्वारा जो है 28 वर्ष और बौद्ध स्रोत के अनुसार इनके द्वारा जो है 32 वर्ष तक शासन किया। अवंती नरेश के डर से राजगिरी का जो है दुर्गीकरण किया गया। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो जो खुला हुआ क्षेत्र था उनको जो है पत्थर की दीवारों से जो इनका जो है दुर्गीकरण कराया गया। इनका जो कूटनीतिज्ञ था उनका नाम था बस्कर। देखेंगे इनकी क्या भूमिका है। और अजातशत्रु के द्वारा पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठने के बाद, गद्दी हत्या लेने के बाद क्या हुआ, कौशल के जो राजा हैं प्रसेनजीत, इसने क्या किया, बिंबिसार को दिया हुआ दहेज में जो काशी है उसको क्या कर दिया, वापस ले लिया। और दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया और दोनों में जो युद्ध की स्थिति हो गई और युद्ध हो गया। युद्ध में जो है अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि काशी पुनः अजातशत्रु को मिल गया। और साथ ही साथ प्रसेनजीत की जो पुत्री है नाम बाजीरा, उसका जो विवाह वो अजातशत्रु से हो जाता है। ये इसका परिणाम निकला। जो द्वितीय युद्ध अजातशत्रु जो है वो लड़ते हैं किससे, बज्जी संघ के साथ लड़ते हैं, जो 8 गणराज्य का जो संघ था। बज्जी संघ को नष्ट करने में अजातशत्रु को 16 साल का जो है लंबा समय लगा। बस्सकार जो है उनके जो कूटनीतिज्ञ थे, बस्सकार ने बज्जी संघ में जो है फूट डाल दिया, नहीं तो ये भी संभव नहीं थी, फूट डाला। और साथ ही साथ इसमें जो है रथ मूसल, जिसमें जो है गदा जैसा यंत्र लगा हुआ था, और जो है महाशिला कंटक जो आधुनिक तोप के जैसा होता था, इसका जो इस युद्ध में प्रयोग किया गया, जिसके वजह से उनको जो है जीत हासिल हुई। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि जो अगर आप बाहुबली पिक्चर देखे हुए, मूवी देखें, तो वहाँ पर जो है वो जो इनके द्वारा क्या कहते हैं, बाहुबली के द्वारा जो हथियार यूज किया जाता है वो पत्थर फेंकने वाला, उसी तरह का हथियार था ये महाशिला कंटक। और उसके जो भाई हैं उसके द्वारा जो है जो रथ चलाया जा रहा था, जिसमें कि जो है छुरा जैसा चीज़ लगा था, उसी तरह का इसमें गदा जैसा यंत्र था, उसका नाम था जो है रथ मूसल। तो ये 2 नवीन प्रकार के यंत्र। बज्जी संघ का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया गया इस जीत के बाद। और बज्जी संघ के विरुद्ध
ये जो युद्ध हुआ इसमें मौखलीपुत्र घोषाल जो कि आजीवक संप्रदाय के जो है संस्थापक थे उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। महत्वपूर्ण घटना अजात शत्रु के समय में क्या घटी? अजात शत्रु के गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और इसलिए जो है राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया। कब? 483 ईसा पूर्व में। इसमें सुत्त पीटक का संकलन आनंद के द्वारा और विनय पीटक का संकलन जो है उपाली के द्वारा किया गया। देखिए, अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में और अगर विस्तार से जानना है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको कम से कम 12-14 वीडियो पड़ा हुआ मिलेगा। आप जो है शुरू से इसको देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन चीज़ वहाँ पर है। इसके बाद जो शासक होता है वो उदयीन, ये भी जो है अजातशत्रु की जो है हत्या करके गद्दी पर बैठता है। और इसके बाद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र को ये जो है राजधानी बनाते हैं। और कहाँ ये पाटलिपुत्र? गंगा और सोन के जो है संगम पर अवस्थित है। और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का जो वर्णन हमको देखने को कहाँ मिलता है? परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता और वायु पुराण में ये जो है चर्चा है कि उनके द्वारा ये राजधानी परिवर्तन किया गया। ये बौद्ध और जैन दोनों धर्म को जो है मानने वाले थे। पुराणों के अनुसार 33 वर्ष या 32 वर्ष और महावंश के अनुसार जो है 16 वंश जो है शासन। इसके बाद के जो शासक हुए वो हुए अनिरुद्ध, मुंडक और जो है नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम जो है वो नागदशक या दर्शक है, जिसकी हत्या जो है बनारस के राज्यपाल कौन? शिशुपाल के द्वारा शिशुनाग के द्वारा कर दी गई। और इस तरह से शिशुनाग वंश की जो है स्थापना हुई, शिशुनाग या नाग वंश की। बुद्ध काल में गंगा घाटी में जो है जो गणराज्य थे, थोड़ा सा उसको देख लें। बज्जी संघ के तहत 8 और मल्ल के अंतर्गत 2। कपिल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कपिल वस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, सुमसुमारगिरी के मग, अलकप्प के बूली, केसीपुत्र के कलाम, पिपलीवन के मोरी, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी। यह बज्जी संघ में सबसे पहला, सबसे बड़ा तथा सबसे प्रमुख तथा शक्तिशाली गणराज्य था। कौन? वैशाली। ये वैशाली का जो है लिच्छवी। इसके अलावा पावा का जो है मल और कुशीनारा का जो है मल, ये 2 था। आप जानते हैं कि पावा में महावीर स्वामी की और कुशीनारा में किनकी जो है मृत्यु हुई? आप जो है किनका महापरिनिर्वाण हुआ? ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइए। श्रावस्ती नगर का जो विन्यास है, कौशल की राजधानी, उसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार। एग्जाम में पूछा गया है। बुद्ध ने जो सर्वाधिक वर्षावास किए 21, वो कहाँ था? वो श्रावस्ती में ही। और महावीर स्वामी ने सबसे ज़्यादा वर्षावास जो है राजगीर में किए। बुद्ध ने श्रावस्ती में और महावीर स्वामी कहाँ पर? राजगिरी में सबसे ज़्यादा वर्षावास उनके द्वारा किया गया। शिशुनाग वंश हम लोग देखें। इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके जो प्रमुख शासक हुए शासक शिशुनाग और कालाशोक या काकवर्ण। काकवर्ण इनको पुराण और दिव्यावदान में कहा गया। दिव्यावदान जो है बौद्ध ग्रंथ है। मगध साम्राज्य में अवंती और वत्स को मिलाने का श्रेय जो है दिया जाता है किनको? शिशुनाग को दिया जाता है। अवंती के शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया गया इनके द्वारा। और बज्जी संघ पर नियंत्रण हेतु ध्यान में रखेगा, पाटलिपुत्र के अतिरिक्त या स्थान पर वैशाली को जो है राजधानी बनाया गया। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा। वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र जो है राजधानी बनाया किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा। पूछा जाता है एक चीज, राजधानी से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका क्रम देख लीजिए। पाटलिपुत्र से राजधानी बनाने की जो संकल्पना वो किसकी थी? अजातशत्रु की। उनके द्वारा बनाया नहीं, एक संकल्पना थी। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसके द्वारा? उदयीन के द्वारा। और पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया किसने भाई? शिशुनाग ने। और वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी जो है वो लाया स्थानांतर किसने? कालाशोक ने। ये दिमाग में रखिएगा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के पूरा होने के बाद क्या हुआ? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के संरक्षण में और सर्वकामिनी या सब्बकामी की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया। दीपवंश और महावंश के अनुसार कालाशोक ने करीब जो है 28 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक संभवतः नंदीवर्धन था।
हम लोग अवंती के बारे में देखें, थोड़ा सा अवंती के बारे में भी देख लें कि अवंती जो है 2 भागों में बटा हुआ था। ये उत्तरी और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। उत्तरी की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की राजधानी जो है महिष्मती, और दोनों के बीच एक नदी बहती थी, उसका नाम था बेत्रवती। ये पूछा गया है। इसमें आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र आता था। बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था कौन? अवंती। बुद्ध और महावीर के समकालीन यहाँ के जो शासक थे वो थे कौन? प्रद्योत। और कठोर सैनिक नीति के कारण प्रद्योत को क्या कहा गया है? चंड प्रद्योत कहा गया है। और ये जो है महाबग जातक में इसका वर्णन है। प्रद्योत के पिता कौन थे? वो पुलिक थे। प्रद्योत महाकच्चायन के प्रभाव में आकर जो है बौद्ध बन गया, ये हमको जो है वर्णन देखने को मिलता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखें नंदवंश, इसके संस्थापक कौन थे? महानंदीन। महानंदीन के दासी का पुत्र महापद्मनंद था। अब पुराणों के अनुसार ये जो है महापद्मनंद क्या था? ये शूद्र था। महापद्मनंद ने महानंदीन की हत्या कर जो है सत्ता अपने कब्जे में कर ली, हाथ में ले ली। महापद्मनंद की उपाधि देखें, सर्व छत्रांतक, सर्व छत्रो संहारक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव, अपरो परशुराम मतलब दूसरा परशुराम, एकराट, एक क्षत्र कहा गया। देखिए एकराट थोड़ा सा समझने का चीज है, पहले भी आप लोगों ने देखा, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। 4 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर के शासक को कहा जाता था विराट, दक्षिण के शासक को भोज, पूर्व के शासक को सम्राट और पश्चिम के शासक को कहा जाता था स्वराट। और मध्य वाले भाग के जो शासक होते थे उसको कहते थे राजा। ये जब जिनके द्वारा ये चारों दिशाओं को जीत लिया जाता था उसी को जो है एकराट कहा जाता था, ये दिमाग में रखिएगा। अभिलेखित साक्ष्य देखें महापद्मनंद के बारे में। कलिंग के शासक खारवेल, ये चेदी वंश से संबंधित थे, कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, इसमें मगध नरेश की चर्चा है जिसने कलिंग विजय जो है की थी। वो कौन था शासक? वो था महापद्मनंद। इसने जीनसेन की मूर्ति उठाकर ले गया और कलिंग में जो है तनसुली नहर का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? महापद्मनंद के द्वारा। ये नहर बनवाई गई थी कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ये अभिलेख बात का है। नहरों का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ? यही जो है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए, पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे, ये व्याकरणाचार्य थे, इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। अंतिम शासक घनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद, इनको यूनानी ग्रंथ में अग्रमीज कहा गया है। इसके समय में 325 ईसा पूर्व के करीब सिकंदर ने भारत के पश्चिमी भाग पर जो है आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। सकटाल और स्थूलभद्र घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद नए नए कर लगाया करता था, जिससे जो है जनता में जो है काफ़ी रोष था। थोड़ा सा हम लोग देख लें कि जो मगध को ये जो सफलता मिली, तो मगध की ये सफलता के पीछे राज क्या था, क्या कारण था जिसके वजह से जो है मगध अपने आप को साम्राज्य में बदल सका। तो थोड़ा सा देखें मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था। तो भौगोलिक अवस्थिति सबसे पहले, मध्य गंगा घाटी के मध्य में अवस्थित होने के कारण क्या था, ये यहाँ पर और नदी गंगा के अलावा गंडक, सोन, पुनपुन आदि कृषि के लिए अनुकूल दशाएं थी यहाँ पर, और उपजाऊ दोमट मिट्टी यहाँ पर मिलती थी। मगध की जो दोनों राजधानियाँ वो काफ़ी सुरक्षित स्थान पर थी। एक राजगिरी और दूसरा पाटलिपुत्र। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरी हुई और पाटलिपुत्र जो है नदियों से घिरा, ये जल दुर्ग की इनको संख्या दी जाती थी। और राजगिरी में देखा आपने कि जो है यहाँ पर फिर से इसकी घेराबंदी भी कर दी गई। गंगा, गंडक और सोन के संगम पर जो है ये अवस्थित, और थोड़ी ही दूर पे घाघरा, किसके? पाटलिपुत्र के। पाटलिपुत्र को सोन एवं गंगा पश्चिम एवं उत्तर की दिशा से और पुनपुन जो है दक्षिण और पश्चिम पूरब की दिशा से जो है वो घेरता है। घने जंगल, अच्छे किस्म की लकड़ी प्राप्त होती जो कि वाणिज्य व्यापार में सहायक। सेना के लिए अच्छा जो यहाँ से जो है प्रयोग हेतु हाथी मिल जाता था, जो एक बड़ा जो है दुर्लभ चीज़ है दूसरे के लिए। नदी जलमार्ग का जो उपयोग वो वाणिज्य व्यापार के लिए और सैन्य संचालन के लिए होता था। लोहे की समृद्ध भंडार राजगीर से ज़्यादा दूर नहीं थी। अच्छे इससे अस्त्र शस्त्र बनाए थे और जो है कृषि के औजार भी बनाए जाते, किससे? लोहे से। और दूसरों के पास जो है ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। सिर्फ अवंती ही ऐसा था जिसके पास लोहे की खाना जो मौजूद था, और इसी के दम पर वो 100 साल तक जो है डटा रहा
मगध के सामने। आर्थिक कारण देख लें कि उपजाऊ मिट्टी थी एक, और जुताई में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग हुआ, सिंचाई सुविधा थी, धान की रोपनी पद्धति थी, बहुकिस्मी फसलें थी आदि के प्रयोग से क्या हुआ, उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और अधिशेष उत्पादन जो है बढ़ता गया। और इसके वजह से क्या हुआ, राजा के कर में जो है वृद्धि हुई, और जिसके बदौलत क्या हुआ, राजा अच्छा प्रशासन दे सका और सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था जो है वो कायम कर सका। विविध विशेषज्ञता वाले शिल्प उद्योग का भी विकास होगा, किसके वजह से, अधिशेष उत्पादन के वजह से, और वाणिज्य व्यापार में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। ऐसे राज्य की समृद्धि में भी जो है उन्नति हुई। मुद्रा का प्रचलन, आहट और पंचमार्ड सिक्के जो है इस समय जो है प्रयोग में थे, प्रचलन में थे, और व्यापारिक श्रेणियों का जो है अस्तित्व इस समय जो है हो गया था। इसने जो है मगध के उत्थान में योगदान दिया। राजनीतिक कारण देख रहे हैं, योग्य व महत्वाकांक्षी जो शासक है उसकी निरंतरता यहाँ पर बनी रही, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक, महापद्म, एक से एक शासक जो यहाँ पर लगातार आते रहे। विभिन्न प्रकार के जो कूटनीति का प्रयोग किया गया, जैसे विवाह नीति बिंबिसार के द्वारा आप लोगों ने देखा, मित्र नीति, युद्ध नीति, कुशल कूटनीतिज्ञों का जो है कूटनीतिज्ञों की उपलब्धता भी यहाँ पर लगातार होती रही, जैसे बिंबिसार के समय सुनिधि और दीर्घचारण बिंबिसार के समय, और बस्सकार जिसने जो है फूट डाली बजी संघ में, वो अजातशत्रु के समय था। सैन्य शक्ति की सर्वोच्चता पर जो है इसके शासक काफ़ी ध्यान देते रहे। नवीन नवीन जो है अस्त्र शस्त्र है उसके प्रयोग के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे देखिए रथ मूसल और महाशिलाकंटक अपने आप में जो है नवीन और अजूबे टाइप का जो है यह हथियार था। प्रथम बार युद्ध में मगध के द्वारा ही हाथी का प्रयोग किया गया, जो दुश्मन देश के लिए जो है अपने आप में एक आतंक था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण देख लें, मगध का जो आर्यीकरण है वो अभी हाल ही में हुआ था। इससे समाज में सामाजिक एवं धार्मिक जकड़न नहीं आ पाई थी और लोग जो है समानता के सोच पर चल रहे थे, उन्मुक्त सोच पर चल रहे थे। लोग इस उन्मुक्त सोच की वजह से क्या हुआ, ऋण को ब्याज पर लेना और देना जो है वो पाप नहीं समझा जाता था, फलतः जो है वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। तो इस तरह का कुछ कारण था जिसने जो है मगध साम्राज्य के जो है निर्माण में योगदान दिया। देखें थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लें फिर से, ये जैसे मगध जो है सबसे पहले बिंबिसार ने क्या किया, बिंबिसार ने दहेज के द्वारा काशी को प्राप्त किया, फिर युद्ध के द्वारा जो है अंग साम्राज्य को जीत के उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद अजातशत्रु जो है काशी को तो लेता ही है, बज्जी संघ और कौशल को हराकर इसको भी जो है मगध साम्राज्य में शामिल कर लेता है। और उसके बाद फिर से हम लोगों ने देखा कि शिशुनाग ने अवंती और वत्स को युद्ध के जरिए अपने क्षेत्र में मिला लेता है, और अंत में कलिंग को भी महापद्म नंद के द्वारा जीत लिया जाता है, और एक मगध जो छोटा सा राज्य था वो एक साम्राज्य में जो है बदल जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है मौर्यों ने इसको जो है और उन्नति देने का काम किया। तो इस तरह से एक छोटा सा प्रयास था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है इससे सीखने को मिलेगा, और जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहिए। और थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।